MM पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फराज अहमद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मीर रज़ा अली खान कत्ल केस के बारे में। अब तक की क्या अपडेट्स हैं, क्या वाकई इनको कत्ल किया गया है या ये खुदकुशी है, और क्या अपडेट हुई है इस केस के अंदर। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं काशिम मुश्ताक साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर क्या बना इस केस का? कल रात तक मामला ये जा रहा था कि खुदकुशी है, लेकिन उसके बाद फिर CCTV फुटेज आ गई है। अब तक आपके पास क्या इस केस की अपडेट है? देखिए, मुख्तलिफ पहलुओं से इसकी तफ्तीश जारी है, चाहे इन्वेस्टिगेशन पुलिस हो या नई बनाई गई टीम हो या फिर जाए वक़ुआ के तमाम तर शवाहिद हो। सब चीज़ों को अलग अलग करके डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं कि ये तमाम तर मामला है क्या। मेरी इनकी फैमिली से भी मुलाकात हुई, मैंने स्पॉट पे भी देखा, एनी शाहिद से भी मुलाकात की। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, आज से 4 रोज़ कबल तक तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये एक सुसाइड अटेम्प्ट है और उसके बाद सुसाइड ही किया गया है, और जो तमाम तर शवाहिद मिले। लेकिन उसमें भी एक चीज़ की प्रॉब्लम आ रही थी कि अगर ये सुसाइड है और इसकी बॉडी के अंदर बुलेट का निशान है और जो कि बुलेट लगी भी है इसको, तो उसका वेपन कहाँ गया? अच्छा, वहाँ से अगर इसके पास जो कि मोबाइल फ़ोन भी था, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस पे, तो मोबाइल फ़ोन वहाँ से मिला और वो मोबाइल फ़ोन कुछ कदम दूर फ़ासले से मिला है। तो वेपन भी यकीनी तौर पे वहीं होना चाहिए था, चूँकि वेपन का जो पाउच है वो भी वहीं से कुछ कदम फ़ासले पर मिल गया। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर कोई शख्स खुद को गोली मारे और मारने के बाद वो वेपन को कहीं और डिस्पोज़ ऑफ करे। फिर ऐसा भी नहीं है कि जैसे कि जो मोबाइल फ़ोन कुछ कदम दूर फ़ासले से मिला या फिर उसे जब वहाँ तक पहुँचा गया तो पता ये चला कि वो 2 से 3 अफ़राद थे कोई वहाँ पर जिनकी जानिब से वो मोबाइल फ़ोन उठा लिया गया। तो ऐसा नहीं है कि वो वेपन वहाँ से उठाया गया होगा। तो वेपन कहाँ गया? अच्छा, अगर हम फ़र्ज़ करते हैं कि किसी ने वहाँ से वेपन भी, चूँकि कराची में कोई चीज़ सड़क पर पड़ी हो और वो किसी को मिल जाए और उसके बाद वो ऐसे हो कि वो ले जाए उसको, तो ये तो हो सकता है, लेकिन छोड़ के चले जाए ये पॉसिबल नहीं है। वेपन भी उठा लिया, मोबाइल फ़ोन भी उठा लिया, उसका पाउच भी वहाँ से मिल गया। वो बुलेट जो फायर वहाँ अगर हुई तो उसका होल कहाँ है? देखिए, जो होल वहाँ से बरामद होता है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप वो स्पॉट विज़िट करेंगे तो वहाँ गमले बहुत ज़्यादा पड़े हुए, चूँकि नर्सरी करीब थी। अब वो गमले तमाम तर हटाए गए, वहाँ से झाड़ियाँ ख़त्म की गईं, सारी चीज़ें की गईं, लेकिन खोल नहीं मिला। इससे बुरी सिचुएशन में हमने ऐसी पॉइंट देखे हैं, जाया वक़ुआ देखे हैं, जहाँ पर चीज़ों को तलाश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वहाँ से भी खोल बरामद पुलिस कर लेती है, लेकिन यहाँ से खोल बरामद नहीं हुआ। चाहे जब आप एनी शाहिद से बात करते हैं या फिर उन लोगों से बात करते हैं जिन लोगों ने ये डेड बॉडी यहाँ से उठाई, तो उनकी चीज़ों से ये मालूम होता है कि ये ऐसा लगता है, उन्हें भी लगता है। आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि इनिशियल जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें भी कुछ ना कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि जिससे ये लगता है कि ये यहाँ लाश नहीं थी, इसको कहीं और मारा गया है, मारने के बाद यहाँ लाकर फेंका गया है, ऐसा अभी तक लगता है। चूँकि जो पुलिस सर्जन हैं, जब हम उनसे बात करें उनकी जानिब से तो सीधे तरीके से ये कहा जा रहा है कि ये एक खुदकुशी लगती है। लेकिन अभी तक हम चाहे पुलिस से बात करें, पुलिस सर्जन से बात करें, किसी भी चीज़ से जब हम बात करते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि ऐसा लगता है। अभी तक कोई भी पॉइंट जो है वो सिर्फ़ लगने की सूरत में, उसमें कहीं भी ये ऑथेंटिक चीज़ नहीं। ऑथेंटिक नहीं हो रहा कि आया ये अच्छा, इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। इसीलिए शायद पुलिस भी इस मामले पे, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, वो भी थोड़ा-सा खामोश हैं, छुप रहे हैं, बताना नहीं चाहते हैं। मैंने भी आज पूरा दिन बात करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा-सा वो इस चीज़ को डिनाई इसलिए भी कर रहे हैं कि उन्हें भी ये कन्फर्म नहीं हो रहा कि आया ये मामला है क्या? इस मामले को पहले ये साबित किया जा रहा था कि ये खुदकुशी है। फिर ये भी दिखाया गया कि जब 27 की रात जब गुज़र जाती है और 28 की सुबह शुरू होती है, तो उस रात का जो सिनेरियो है, उससे ये लगता था कि शायद ये जो मीर रज़ा है, इसकी प्लानिंग थी और ये प्लानिंग के तहत घर से निकला था। जैसे इसने अपना वॉलेट घर पे छोड़ा, जैसे इसने अपनी स्मार्ट वॉच जो है वो घर पे छोड़ी और उसके बाद 40,000 के करीब इसके पास पैसे थे, उसमें से 1,000 रुपये इसने अपनी जेब में रखे और बाकी के पैसे अपने घर रख के चला गया। ये तमाम तर चीज़ें अपनी एक जगह पर हो गई। उसके बाद ये जाता है पहले अपनी एक शॉप के ऊपर, वहाँ से अपने गार्ड आबिद का वेपन उठाता है, वो अपने साथ कैरी करता है, कैरी करके घर पर लेकर आता है, फिर ये तमाम तर चीज़ें घर पर रखता है। फिर जो इसकी अपनी गाड़ी है वो वहाँ छोड़ देता है ये। वहाँ से एक ऑनलाइन टैक्सी करवाता है और उस टैक्सी वाले की कोई रकम जो है वो 600 से 700 बनती है, लेकिन उसे 3 मिनट जल्दी पहुँचाने पर उसे 1,000 रुपये दे दिए जाते हैं, जो 1,000 रुपये इसने 40,000 से कम किए थे। मतलब इसने ये चीज़ सोची हुई थी कि ये आज जो भी कर रहा है ये फ़ाइनल है। इसके बाद शायद ये ज़िंदा रहे या ना रहे। जहाँ तक इसको ये ये चीज़ पता था। इसको ये लग रहा था। फिर इसके बाद मामला क्या होता है कि 27 से 28 की जो सुबह है, इसमें
ये लापता हो जाता है, चूँकि लगता यही है कि इसी रोज़ जो है ये मर गया या मारा गया या जो भी है। उसके बाद 29 को इसकी डेड बॉडी के हवाले से पता चलता है, वो भी इत्तफ़ाक़िया तौर पे पता चलता है, फैमिली की जानिब से एफ़र्ट की जाती हैं और पता चलता है कि ये डेड बॉडी जो यहाँ से मिली है, वो रज़ा की है। जब ये चीज़ें मीर रज़ा की तमाम तर चीज़ें कन्फ़र्म हो जाती हैं, उसके बाद फैमिली फिर आगे और फ़र्दर ऑन करती है, फिर पुलिस इस पे इन्वेस्टिगेट करती है। जब सीसीटीवी मंज़र-ए-आम पर आती है तो उस पे भी ये लगता है कि ये एक वेपन उठा रहा है और लेकर जा रहा है। लेकिन अब जो इनिशियल मेडिकल रिपोर्ट आई है, उसमें ये लिखा हुआ है कि इसको एक गोली लगी और वो जिस्म के आर-पार हुई। उस पे ये कहीं नहीं साबित हो रहा कि वो गोली आया फ्रंट से लगी, पीछे से निकली, पीछे से लगी, आगे से बाहर आई, ये साबित नहीं हो रहा। सेकंड चीज़, जब आप किसी भी इन्वेस्टिगेशन से पूछेंगे कि आया जब किसी शख्स को उस स्पॉट पर कत्ल किया जाता है, तो उसके बाद उसकी ब्लीडिंग वहाँ कितनी होती है? जब देखिए आपका हार्ट जो है वो आपकी पूरी बॉडी को चला रहा होता है, वही पंप कर रहा होता है। इसको जो गोली लगी वो इसके दिल पर लगी। जब इसके दिल पर लगी तो वहाँ ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी, जो कि वहाँ नहीं है। वो यानी शायद भी बताते हैं, वो पुलिस की तफ्तीशी टीम भी बताती है। तो एक ये पॉइंट है। फिर वहाँ से खौल ना मिलना, ये दूसरा पॉइंट इस तरफ जाता है। फिर तीसरी चीज़ इसमें ये वाज़ेह तौर पर लग रही है, जो कि फैमिली की जानिब से दावा किया जा रहा है कि वो मेडिकल की तरफ दोबारा से जाएँगे। उसमें ये कि ये गोली पीछे से लगी है और आगे से निकली है। अब अगर कोई शख्स खुदकुशी करता है, चूँकि फैमिली की जानिब से और भी दावे किए जा रहे हैं, मैं आपको बताऊँगा कि पीछे से कोई भी शख्स खुदकुशी करने के लिए फ़ायर नहीं करता। मेरी जब आज इनके वालिद से हुसैन रज़ा से बात हुई और काफ़ी तफ़सीली बात हुई, तो उन्होंने मुझे कहा, एक शख्स ने सोच लिया, फ़र्ज़ करें आपने सोच लिया कि आपने आज अपने आप को ख़त्म कर देना है, तो क्या वो वॉशरूम में ख़त्म नहीं कर सकता था जब उसने गन उठा ली थी? क्या वो उस शॉप का जिसका जाके वो शटर उठा रहा है और उठाने के बाद वहाँ से गन निकाल रहा है, क्या अपने आप को वो वहाँ ख़त्म नहीं कर सकता था? क्या जिस गाड़ी के अंदर उसने वापस आया और गाड़ी घर के नीचे खड़ी की, क्या अपने आप को वहाँ ख़त्म नहीं कर सकता था? क्या वो अपने आप को किसी ऐसी जगह पर जाके ख़त्म नहीं कर सकता था, जब उसने अपने आप को फ़ायर करना ही था? और ऐसी सेंसिटिव जगह पर जब कोई खुदकुशी का मामला होता है, तो यकीनी तौर पर ये बात ठीक है कि दिल की तरफ फ़ायर किया जाता है या फिर दिमाग पर किया जाता है। लेकिन अगर उसने करना था, तो उनकी वालिद की बातों के अंदर ये सेंस नज़र आता है कि वाक़ई ही अगर उसने खुदकुशी का माइंड बना ही लिया था और उसने सोच लिया था कि आज मैंने अपने आप को ख़त्म कर देना है, तो ये इन सारे पॉइंट पे वो खुदकुशी नहीं कर सकता था। उसने क्यों पूरी इतनी लंबी प्लानिंग की, वो एक स्पॉट पर गया, वहाँ से वहाँ गया, फिर हम इन सारी चीज़ों को डिनाई कर देते हैं। मुझे कोई शख्स ये बता दे कि वो होल और वो वेपन कहाँ है जिससे वो फायर हुआ। अच्छा, ये बॉस आपसे एक सवाल ये कि गोली आर पार हो गई थी? बिल्कुल, जब आप डेड बॉडी, मेरे पास तस्वीरें पड़ी हुई हैं फ़ोन के अंदर, मैं आपको दिखा सकता हूँ, जो इनिशियली तौर पर बग़ैर किसी टेम्पर्ड किए, जो यानी शायद या फिर रेस्क्यू रज़ाकार ने वो तस्वीरें खींची हुई, वो तस्वीरें मेरे पास हैं, जिसमें उसके फ्रंट पे भी बुलेट का निशान है और बैक पर भी है। अच्छा, सिर्फ ये भी नहीं है, जब आप उससे पूछेंगे ना किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से या फिर जो रज़ाकार हैं उनसे, वो ये कहते हैं कि जब हमें बुलाया गया तो लाश उल्टी पड़ी हुई थी, और फिर मैंने उस लाश को जब सीधा किया तो मैंने उसका चेहरा देखा, तो बिल्कुल मस्क शुदा, सूजा हुआ चेहरा, मैंने भी देखा है वो चेहरा, वाक़ई ऐसे ही है। फिर उसके जिस्म पे ना कुछ जलने के निशान भी हैं। अब देखिए, मेरा भी ये तजुर्बा है और रेस्क्यू रज़ाकारों का भी ये काफ़ी तजुर्बा है, और उन्होंने तो एक-एक पॉइंट से 40-40, 50-50 दिन पुरानी लाशें उठाई हैं। उसके ऊपर भी इतनी लाश डिकम्पोज़ नहीं होती है। कोई इतनी शदीद गर्मी भी नहीं पड़ रही कि एक दिन के अंदर 27 से 28वीं की दरमियानी शब में एक शख्स गायब हो जाता है, 29 को उसकी लाश मिलती है। ऐसा भी नहीं है कि एक शख्स 5-6 दिन से गायब था और हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये एक दिन पुरानी लाश है। वो गायब ही एक दिन के लिए हुआ। जब वो गायब ही एक दिन के लिए हुआ, तो एक दिन के अंदर इतनी लाश डिकम्पोज़ नहीं हो सकती है। एक सबसे बड़ा पॉइंट। उसके बाद जो रेस्क्यू रज़ाकार हैं, वो ये भी दावा करते हैं कि जब पुलिस की तफ्तीशी टीम ने कहा कि इसको अब गाड़ी के अंदर शिफ्ट कर दो, जो भी 15 की पहले मोबाइल आई थी, उन्होंने कहा कि आप इसको शिफ्ट करें और इसको हम जिना लेके जाएंगे। जो पोस्टमार्टम का तरीक़ेकार है, जो भी ज़ाब्ते की कार्रवाई पुलिस की जानिब से होती है, वो की जानी थी। उसके बाद वहाँ रोका गया, उनको कहा गया कि अभी क्राइम सीन यूनिट की टीम आएगी और वो इसको जो है वो इसके फिंगरप्रिंट लेगी, ताकि हमें पता तो चले ये है कौन। अब रेस्क्यू जो रज़ाकार है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जब उन्होंने फिंगरप्रिंट लेने की कोशिश की तो उसके फिंगरप्रिंट वाज़ेह नहीं हो रहे थे। एक दिन पुरानी लाश में ऐसे नहीं होता है। ये हम नहीं कह रहे, ये मौके के जो शवाहिद हैं ये वो कह रहे हैं। अगर सीसीटीवी बहुत सारी चीज़ों की सामने आ गई है। अब एक सीसीटीवी और भी सामने आई है, जिसमें पुलिस ये भी कहती है कि 3 मशकूक अफराद, अगर आपने फराज वो सड़क देखी होगी ना, सुनसान सड़क है, वहाँ लोग रात के स्पैर तो क्या दिन के स्पैर भी, वहाँ चहलकदमी या फिर इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं है।
मोटरसाइकिल पर 3 अफराद रात के वक्त वहाँ से ना सिर्फ गुजर रहे हैं बल्कि वहाँ थोड़ी देर के लिए रुकते भी हैं। अब वो पुलिस उसको इंटेरोगेट करेगी, उस मोटरसाइकिल से पुलिस पता करेगी या जो भी व्हाटएवर करेगी, लेकिन उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस सड़क के ऊपर उन मतलब इतनी सुनसान सड़क है और उसके ऊपर इन अफराद का आना, फिर वहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना भी, चाहे किसी भी गर्ज से रुके तो उसको वाज़ेह होना चाहिए। पुलिस साथ में ये भी कह रही है अब तक 15 के करीब लोगों के बयानात जो है वो ले लिए हैं, उन बयानात की रोशनी में हम आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर मेरा सवाल बीच में आधा रह गया था, जब गोली आर पार हुई है तो उसका सिक्का भी तो वहाँ मौजूद होना चाहिए, अगर वहाँ खुदकुशी या वहाँ मर्डर हुआ तो। बिल्कुल ये होना चाहिए, लेकिन अमूमन ऐसे होता है कि जब कोई देखें, सिक्का तो अगर आपके जिस्म के अंदर, सिक्का वो चीज़ होती है जो आपके जिस्म के अंदर रह जाती है, होल वो होता है जो आपके पिस्टल से चीज़ बाहर बिल्कुल फायर गिरती होती है। है। वो सिक्का अगर आर पार हो जाए तो ऐन बाहर मुमकिन है आएगा। कि बाहर आ जाना चाहिए, वो भी वहाँ नहीं है। देखिए यही तो ये पॉइंट है, ना सिक्का बाहर आया, ना खोल वहाँ है, ना ब्लड उतना वहाँ है जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो ब्लड वहाँ होना चाहिए वो वहाँ नहीं है। तो ये 3-4 चीज़ें ऐसे मेन पॉइंट्स हैं। फिर देखें कराची में कोई भी चीज़ सड़क पे पड़ी हुई गायब हो सकती है, वेपन कोई किसी का नहीं उठा सकता, उन्हें पता होता है कि ये वेपन किसी वारदात के अंदर इस्तेमाल होना है। मतलब हमने ऐसी स्टोरी आज से पहले नहीं सुनी है कि किसी वारदात के अंदर उसका वेपन ही गायब हो जाए। अच्छा, फिर उसके बाद आज कोई 6 से 7 रोज़ हो गए, 6 से 7 रोज़ के अंदर अब तक पुलिस उस वेपन का कोई एक साइन भी जो है वो नहीं निकाल सकी, कोई एक साइन के हवाले से भी पुलिस कंफर्म नहीं कर सकी है। वहाँ जो स्पॉट है, इस पूरे स्पॉट के ऊपर ना कहीं, चूँकि बीआरटी का काम हो रहा है, मेन यूनिवर्सिटी रोड की सराउंडिंग का ये इलाका है, तो यकीनी तौर पर सीसीटीवी कैमरे नहीं है। लेकिन पहाड़ी के ऊपर जो एक मस्जिद मौजूद है, मस्जिद के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज आई भी है, दाएँ बाएँ सड़कों की भी सीसीटीवी फुटेज आई है। मेन स्पॉट की सीसीटीवी तो नहीं है, लेकिन मेन स्पॉट पर आने जाने के रास्ते बहुत सारे हैं। उन रास्तों को अगर क्लियर किया जाए, उन रास्तों को चेक किया जाए, वहाँ की सीसीटीवीज़ निकाली जाएँ, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं कि आया ये यहाँ खुदकुशी खुद की गई, यहाँ लाया गया, अगर लाया गया तो किन अफराद की जानिब से लाया गया, अगर लाया गया तो यहाँ कैसे। इसमें एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फायर की एक आवाज़ होती है, वो जगह सुनसान है, वो नर्सरी के जो लोग हैं जो वहाँ गमले वगैरह पड़े हुए हैं, वो अच्छा उनकी ड्यूटी 24 घंटे की वहाँ पर है। जिस शख्स की जानिब से सबसे पहले 15 पे इतला दी गई, रेस्क्यू को इतला दी गई, उस शख्स से आज जब मैंने इंटरव्यू किया, उससे पूछा तो उसकी जानिब से कहा गया कि मुझे कोई आवाज़ नहीं आई। तो ये कैसी वारदात थी, या फिर अगर उसका चेहरा इतना सूजा हुआ था तो क्या उसने अपने आप को खुद तशद्दुद किया, क्या उसने अपने जिस्म पर जो जलने के निशानात थे वो ज़ाती तौर पे उसने खुद कोई ऐसा अटैम्प्ट किया, फिर उसके बाद उसने ये भी किया कि साथ साथ वो फायर भी करे और फायर की आवाज़ भी कहीं ना आए, फिर वो वेपन भी वहाँ से गायब हो जाए। सर तफ्तीशी इदारे ये बता सकते हैं कि गोली कौन से पिस्टल से चली है, 30 बोर है, 9mm है, क्या मामला है? क्योंकि गार्ड्स के पास हमने देखा है ज़्यादातर 5 से 6 हज़ार रुपये वाला स्टार पिस्टल होता है शायद, जिसको हम स्ट्रीट क्रिमिनल स्पेशलिस्ट भी बोलते हैं, वो पिस्टल होता है। ये वही पिस्टल का फायर है? क्योंकि गोली आर पार हो जाना और छोटी पिस्टल से एक माइनर केस चीज़ है ये। देखिए इस चीज़ में ना एक चीज़ तो बड़ी इंपॉर्टेंट समझ में भी आ रही है कि जिस तरह का वो सराउंडिंग का एरिया है ना, वहाँ आप ये समझें कि बहुत सारी चीज़ों के कचरे भी फेंके जाते होंगे, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई जिसमें जो गन का पाउच नज़र आ रहा है, इट्स मीन कि ये वही गन का पाउच है जो पुलिस ने रिकवर भी कर लिया। एक तो चीज़ कंफर्म हो गई कि ये गन का पाउच वहाँ से कुछ कदम दूर फेंका गया और ये वही गन ऊंचा है, करके फेंका गया ताकि वो झाड़ियों के ऊपर लटक गया। ये वही गन है जो आबिद, जो इसका सिक्योरिटी कार्ड है, जिसका लाइसेंस भी है, प्रॉपर लाइसेंस आफ्ता ये गन थी। एक तो चीज़ ये क्लियर हो गई। फिर उसके बाद ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आया उसका जो मोबाइल फ़ोन चंद कदम दूर किसी शख्स ने उठाया था, फिर वो रिकवर हो गया और वो मिल गया, उसकी फॉरेंसिक आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी फॉरेंसिक आएगी, मेडिकल रिपोर्ट आएगी, तो ही चीज़ें पता चलेंगी कि आया क्या ये 9mm पिस्तौल का जो है वो होल है, या फिर जो इसको बुलेट लगी वो 30 बोर की लगी, या फिर इसमें कोई और चीज़ इस्तेमाल की गई। एक तो ये पता चलेगी। दूसरा फराज, अगेन वही बात आएगी कि एक दिन के अंदर बॉडी इतनी डिकम्पोज नहीं होती है, चाहे फायर यहाँ से लगा हो चाहे पीछे से लगा हो, जो उसका सुराख होता है, जो उसकी चीज़ें होती हैं। हाँ, ये चीज़ पुलिस को अब तक कंफर्म हो गई कि फायर बहुत नज़दीक से लगा है, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल कंफर्म नहीं हो रही कि आया 30 बोर पिस्तौल है, 9mm है, या फिर कोई और वेपन इसमें इस्तेमाल हुआ है। इस चीज़ की पुलिस की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि जैसी मेडिकल रिपोर्ट आएगी तो उसमें चीज़ें काफ़ी हद तक साबित होंगी, तो उसके बाद ही जो है हम हतमी किसी राय पर आए। सर मीर रज़ा के बारे में बताया ही जा रहा था कि बहुत अच्छा बिजनेस रन कर रहा है और अच्छे नोट पैसे वैसे कमा रहा है, लेकिन अब ये मामला एक और नई एंट्री हुई है डिजिटल करेंसी की, ये क्या मामला है? देखिए ज़राई ये बताते हैं, क्योंकि अगर आप मीर रज़ा की थोड़ी सी हिस्ट्री पे जाएंगे,
इसने पहले एक कियोस्क ख़रीदा, उसमें वैफ़ल ये स्वीट्स बनाता था, बेचता था। इसका एक दोस्त था, वो इसके साथ होता था और इन दोनों ने मिलकर ये बिज़नेस स्टार्ट किया। स्टार्ट करके वो बिज़नेस चलना शुरू हो गया। ये बिज़नेस की हद तक तो इसकी चीज़ें ये ठीक थी और वो बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा था। इसीलिए करके वो एक कियोस्क से एक दुकान में शिफ्ट हुए, एक दुकान से वो 4 दुकानों में शिफ्ट हो गए। चीज़ समझ में आती है। उसके बाद कहा ये जा रहा है, जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं। आज फैमिली से भी मैंने ये सवाल किया कि क्या इसका कोई डिजिटल करेंसी से भी कोई ताल्लुक था? उसके वालिद का भी ये कहना है कि अगर है भी, तो क्या कोई उसको मार देगा? अगर मार देगा तो वो तो उसकी कहानी ख़त्म हो गई, और अगर किसी ने मार दिया था तो आज 6 से 7 रोज़ गुज़र चुके हैं, तो उसके बाद कोई तकाज़ा करने के लिए भी नहीं आ रहा। तो इट्स मीन कि कोई अगर ऐसा मसला था तो ऐसे नहीं था। लेकिन जो हमारे ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि डिजिटल करेंसी का मामला इसमें था। इसने कुछ लोगों को पैसे पहले लेकर उसमें इन्वेस्ट किए थे। कोई यूएसडीडी डॉलर में कुछ चीज़ें क्रिप्टो पे काम करती हैं, उनकी कुछ चीज़ें ये ख़रीदी थी। ख़रीदने के बाद उसमें कोई लॉस हुआ, फिर और लोगों से पैसे लिए, फिर लॉस हुआ, फिर और लोगों से पैसे लिए। तो किसी किस्म की लॉस में ये था और उसी की परेशानी तो इसको थी। ये वालिद से भी जब मैंने पूछा कि आया ये घर में इसका करैक्टर क्या था, वैसे इसके जो सराउंडिंग के लोग हैं, दोस्त हैं, जो अहले इलाका के लोग हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा एहतजाज भी हो रहे हैं कि वो कहते हैं कि ये बतौर अपनी जो इसकी पर्सनैलिटी थी, ये शरीफ लड़का था। इवन इसके सराउंडिंग के अंदर दोस्तों के पास अगर किसी के पास वेपन भी होता था ना, तो ये उनको कहता था कि वेपन घर पर रख कर आओ, वेपन की बात नहीं करेंगे। इसने ना कभी लाइसेंस याफ्ता खुद वेपन लिया, इस चीज़ से डरता था। इसका करैक्टर बड़ा सीधा-साधा था और मेहनत करता था। आज मैंने इसके देखे बहुत सारे सर्टिफ़िकेट भी देखे जो इसने मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी से, मुख्तलिफ़ जगहों से लिए हुए हैं। पढ़ने लिखने वाला बच्चा था, लेकिन जो शवाहिद इसके इकट्ठे हो रहे हैं, अब या तो ये हो सकता है इसमें कि इसने किसी से लेन-देन का मसला हो और उसमें इसको कोई जो है वो धमकियाँ वगैरह कोई चीज़ें आ रही हों, एक ये प्रॉब्लम है। चूँकि आज इस वालिद की जानिब से भी दावा किया गया कि उनको एक कॉल मौसूल हुई और उस पे भी कहा गया कि हम जो है वो सबका नतीजा ऐसे ही होता है, तो आप भी देख लो। उनके वालिद ने ये तमाम तर चीज़ें जो है वो सिक्योरिटी इदारों को फ़राहम कर दी हैं और बताया है कि मुझे भी इस तरह की थ्रेट आ रही है। तो ये कौन लोग हैं इस थ्रेट के पीछे? आज जब हम उनके घर पर मौजूद थे तो कोई शख्स आए, वो तस्वीरें खींच कर लेकर गए। उसका भी रिकॉर्ड जो है वो वालिद ने उनके पुलिस हुकाम को, तफ्तीशी हुकाम को बताया है कि ये इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं। तो उनको एक थ्रेट का आंसर है और उसको भी वो चेक कर रहे हैं कि आया उनको थ्रेट क्यों आ रही है। अगर उनके बेटे का किसी से लेन-देन का मसला था तो फैमिली को थ्रेट क्यों आ रही है? एक तो ये चीज़ भी चेक होनी चाहिए, जो कि तफ्तीशी हुकाम करेंगे। और उनके वालिद ने मेरे सामने ही तफ्तीशी हुकाम को बताया भी कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। एक तो ये कंसर्न भी है, फिर दूसरा, अगर उसका किसी लेन-देन का मसला था, अगर क्रिप्टो का या फिर डिजिटल करेंसी का मसला था, तो वो किन लोगों के साथ था उनकी भी लिस्ट होनी चाहिए। जो 15 लोगों के बयानात लिए, तो 15 लोगों में अब तक ये कन्फर्म नहीं हुआ कि कौन-कौन लोग शामिल हैं। लेकिन ये ज़रूर बताया कि उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनसे इनका लेन-देन का भी मसला था। अच्छा, मैंने इस पे एक पॉइंट और उठाया कि क्या फैमिली को ये पता था? देखें, एक घर में एक बच्चा रहता है तो उसकी नक़्ल व हरकत से चीज़ें महसूस होना शुरू हो जाती हैं। तो क्या फैमिली को कुछ महसूस हुआ कि इसकी हरकतें ऐसी हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ है? तो फैमिली की जानिब से कहा कि वो हमें डे 1 से ही बिज़नेस से अलग रखता था, पैसों के लेन-देन से अलग रखता था, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं था। हाँ, लास्ट इसका जो सीडीआर का रिकॉर्ड सामने आ रहा है, वो इसकी एक मंगेतर हैं, उससे ही इसका कोई सीडीआर का रिकॉर्ड मैच हो रहा है कि इसने कोई 30-40 बार कोई कॉल की या मैसेज किए हैं, वो चीज़ें सामने आ रही हैं। उस पे भी पुलिस चेक कर रही है कि आया इसकी लास्ट टाइम किससे बात हुई, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा क्लू मिल सकते हैं। फिर उसके बाद इसकी जो ट्रैवलिंग है, उसकी पूरी की रूट की सीसीटीवी फुटेज हासिल करी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सर, गाड़ी सुना है, गाड़ी इसके बाद से अगर ये 8-9 करोड़ रुपए के लोन के नीचे आ चुका था, तो ये गाड़ी वाड़ी बेच के अपने पैसे क्लियर नहीं कर सकता था? नहीं, हमें ये पता चला कि गाड़ी जो है वो भी इसकी ज़ाती नहीं थी, रेंट आउट गाड़ी इसने की हुई थी मंथली, और उस पे ये घूमता था। और उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ कि इसने उस गाड़ी में जो है वो प्लानिंग की। प्लानिंग करने के बाद वो गाड़ी लेकर वो घर आ गया। घर आने के बाद इसने सारी चीज़ें अपनी रखी, जो इसके पास डिजिटल वॉच थी वो भी रखी, जो बाकी चीज़ें थी वो तमाम तर चीज़ें करने के बाद इवन जो घर की चाबी थी वो भी इसने अपने घर पे रख दी। तो इट्स मीन कि इसने अपने माइंड में सोचा हुआ था कि आज इसके साथ क्या होने वाला है या ये खुद क्या करने वाला है। दोनों में से एक चीज़ इसने सोची हुई थी कि आज एंड है। फिर उसके बाद ये चाहता तो अपनी गाड़ी लेके जा सकता था, इसने वो गाड़ी अपनी नहीं ली, गाड़ी इसकी नीचे ही खड़ी थी। ऑनलाइन टैक्सी करवाई और उस पर ही गया है। पुलिस ने इवन जो 15 लोगों के बयान लिए हैं उसमें ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का बयान भी शामिल है, और वो अपने बयान में ये बताता है कि कमोपेश कोई फजर का टाइम था और ये तेज़ लाउड म्यूज़िक जो है वो इसने चलाया हुआ था। और मैं 1-2 बार इसको मना भी किया कि
म्यूज़िक जो है वो इसको कम कर लिया जाए। लेकिन चूँकि म्यूज़िक तेज़ था और फजर का टाइम भी था, लेकिन ये अपने धुन में जा रहा था और एक सुनसान जगह पर इसने गाड़ी रुकवाई और वहाँ से उतर गया और उसने पैदल जाते हुए इसको देखा। इतना बयान। ये भी अमूमन हम मान सकते हैं कि शायद उसके मूड पर था, उसको वो आवाज़ नहीं आई होगी अज़ान की या जो भी था, या फिर वो लाउड म्यूज़िक सुन रहा था, या उसको टाइम फ्रेम का नहीं पता होगा। सारी चीज़ें मान सकते हैं, लेकिन हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि जो होल है वो वहाँ से क्यों नहीं मिला, जो वेपन है वो वहाँ से क्यों नहीं मिला, वो वेपन वहाँ से कहाँ गया। अगर कहीं गया, कोई उठा के ले गया, तो पुलिस को वाज़ेह तौर पे बताना चाहिए कि वो वेपन कहाँ गया। सर तफ्तीशी काम क्या कहता है? तफ्तीशी हुकाम अभी तक चीज़ों को ना समझ रहे हैं। आज हमने भी बहुत ज़्यादा कोशिश की कि चलो एक नई इन्वेस्टिगेशन टीम बनाइए, तो वो टीम, लेकिन वो टीम भी ये कहती है कि हमें थोड़ा-सा टाइम दें। हम इस चीज़ को गो थ्रू कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि आया इसका एंडिंग पॉइंट क्या हो सकता है। अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। हम चीज़ों तक पहुंच गए हैं, सीसीटीवी बहुत ज़्यादा हमने हासिल कर ली हैं, उसमें पाउच भी मिल गया, मोबाइल फ़ोन भी मिल गया, लेकिन 2 चीज़ों पे तफ्तीशी टीम भी जो है वो रुकी हुई है। एक, अभी तक जो मेडिकल रिपोर्ट आ रही है वो इनिशियल मेडिकल रिपोर्ट है। फाइनल मेडिकल रिपोर्ट में 2 से 3 दिन लगते हैं। तो फाइनल मेडिकल रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है कि वो आ जाए। साथ-साथ जो मोबाइल फ़ोन का फॉरेंसिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे ये चीज़ पता चलेगी कि आया इसने किसी को धमकी दी या किसी ने इसको धमकी दी, या इसकी लास्ट चैट किससे क्या किस किस्म की हुई, या किसी का कोई लेन-देन का मसला था, या जो भी इसकी चैट पिछले कुछ दिनों में हुई, वो तमाम तर चीज़ें। तो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से मज़ीद इसके क्लू मिलेंगे। जब क्लू मिलेंगे तो फिर पुलिस इस कड़ी को सुलझाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ मुश्ताक साहब, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ये थे काशिफ मुश्ताक साहब, इन्होंने बताया मीर रज़ा अली खान कत्ल केस के अंदर क्या अपडेट हुई है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।